नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी एक नई वीडियो फिर से आ रही है और वो है इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर हमारी कुछ वीडियोस पहले हमने अपलोड की हुई है। 3 वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं। चौथी वीडियो है ये। 2 वीडियो में अभी और अपलोड करने का वादा आपसे किया था, तो ये चौथा वीडियो है। इसके बाद 5th वीडियो में और अपलोड करूंगा। तो 4th वीडियो में आज के इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि ना तो एक्सियल लाइन होगा और ना तो इक्वेटोरियल लाइन होगा, मतलब कोई भी एक जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब ये होता है कि हमें बस एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं लेना है, बाकी हम उसकी जगह कहीं भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि मैंने एक पॉइंट लिया है ए, जो कि पोजीशन वेक्टर आर ओ सेंटर डायपोल के है। मतलब आपको यहाँ चीज समझ में आ रही है कि एक पॉइंट मैंने ए इस तरह से लिया हुआ है कि वो आर डिस्टेंस है, सेंटर ओ, मतलब कि डायपोल का जो सेंटर है ओ जिसे हमने लिया हुआ है उसे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है। अब देख रहे होंगे कि ना तो ये इक्वेटोरियल लाइन पर है और ना तो ये एक्सियल लाइन पर है, अदर देन एक्सियल एंड अदर देन इक्वेटोरियल, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल पॉइंट। तो यहां पर ये हमारी जो पॉइंट है इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे जनरल लोकेशन या जनरल पॉइंट, मतलब कि अदर देन इक्वेटोरियल और अदर देन एक्सियल। तो हमको एक चीज समझ में आ गई कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है जो कि ना तो एक्सियल में होगा और ना इक्वेटोरियल पे होगा। तो डायग्राम को पहले समझते हैं। तो पहले मैंने एक डायपोल लिया BC, नाम हमने दे दिया है इस डायपोल को BC। BC एक डायपोल है और उस BC डायपोल की लेंथ कितनी है हम जानते हैं। हम लेंथ कितना लेते आ रहे हैं, 12 उसकी लेंथ लेते आ रहे हैं। तो BC एक डायपोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 12। उससे r डिस्टेंस पर, डायपोल के सेंटर O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है। तो उस A पॉइंट पर हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, थोड़ा सा मैं डायग्राम को थोड़ा बाहर लेके निकालता हूं। यहां पर देखिएगा, आप जानते हैं कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करूं आपके लिए, तो आपको यह चीज समझ में आएगा कि ये रहा वो डायपोल मोमेंट। ये दिख रहा है आपको, ये जो लाइन मैंने बनाई है डायपोल की जो लेंथ है वही उसकी डायपोल मोमेंट होती है। डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, -q से +q। तो ये क्या हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया। क्या हो गया आपका, डायपोल मोमेंट। उस डायपोल मोमेंट से यहां पे ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, और उसका डिस्टेंस कितना है, r, और वो उस डायपोल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो जरा ध्यान से देखिएगा एक चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। r यहां पे थीटा एंगल बना रहा है, या ये बोल सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट P है वो r के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस डायपोल मोमेंट P को 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो वो कुछ इस तरह से डिवाइड हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट ये वाला हो गया और दूसरा पॉइंट ये वाला हो गया। तो हम जानते हैं कि हमें यहां पर P को डिवाइड करना है। P यहां पर एक एंगल बना रहा है R के साथ में। हम इस वाले R को डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये पॉइंट जनरल पर है, तो हम उसका अलग कंपोनेंट नहीं लेंगे। यहां पर हम इस P का कंपोनेंट लेंगे जो कि आपको दिख रहा है कि ये जो P है, ये P इस R के साथ यहां पर एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो जहां पर भी कोई एंगल थीटा बनाता है तो वहां पर हम उसका 2 कंपोनेंट लेते आए हैं। ये क्लास 11 में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, ये पॉइंट A है जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इस P का ये कंपोनेंट लूं, ये वाला कंपोनेंट, जैसे कि यहां पर देखिएगा ये कंपोनेंट लूं, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल के साथ जा रहा है, और मैंने बताया है आपको कि जब भी हम एंगल के साथ कंपोनेंट लेते हैं तो वो cos होता है, और जब एंगल के अपोजिट जाते हैं, जहां एंगल नहीं होता है, वहां पर हमेशा क्या बनता है, sin थीटा। तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर एंगल नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, ये होगा P sin थीटा। कौन सा होगा, P sin थीटा। तो यहां पर P के हमने 2 कंपोनेंट बना लिए। ध्यान से देखिएगा, लेक्चर को अंतिम तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई कि P के 2 कंपोनेंट हो गए, और वो कंपोनेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां एक एंगल बन रहा है।
तो ये एंगल थीटा था, तो मैंने उसको रिजॉल्व कर लिया, दो तरह से तोड़ दिया मैंने, एक इस तरफ बना लिया और एक इस तरफ बना लिया। इसको मैं यहां पे ड्रॉ करते जा रहा हूं। तो यहां पर आपने देखा कि P के दो कंपोनेंट बन गए, तो लिख लेते हैं यहां पर P इज मेकिंग एंगल थीटा विथ पोजीशन वेक्टर R. So P has टू कंपोनेंट्स। तो यहां पर इसके दो कंपोनेंट्स हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, और यहां पर ए पॉइंट की तरफ जाता हुआ कौन सा कंपोनेंट है? P cos थीटा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि R की डायरेक्शन पर कौन है? P cos थीटा है, और R के परपेंडिकुलर पर कौन है? ध्यान से देखिएगा, यहां पर R के परपेंडिकुलर पर कौन है? P sin थीटा है। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये P sin थीटा पोजीशन वेक्टर R पर नॉर्मल है, और P cos थीटा पोजीशन वेक्टर R के साथ है, मतलब अलोंग है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो कंपोनेंट हमने डिवाइड किया, कितने में? दो कंपोनेंट। लिख सकते हैं यहां पर P cos थीटा इज along R, P sin थीटा is normal to R। लिख सकते हैं ऐसे हम कि P sin थीटा R पर नॉर्मल है और P cos थीटा R के along है। अब एक चीज और समझिएगा, जो बेसिक मेन जो पार्ट आने वाला है, वो यहां पर P cos थीटा आखिर में एक डायपोल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? डायपोल का पार्ट है। इसका मतलब ये देखिए, यहां पर ये A के along है, और हमने पढ़ा हुआ है एक्सियल में, एक्सियल पॉइंट की तरफ चलते हैं, कि एक्सियल पॉइंट पर डायपोल जो था वो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते थे उसके साथ होता था, अलोंग होता था। जैसे मैंने यहाँ पे बाजू में आपको ड्रॉ करके बताना है एक चीज, कि यहां पर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और यहां पर हम एक पॉइंट लिए थे ए, और ये हमारी डायपोल मूवमेंट थी। आप देख रहे होंगे कि डायपोल मूवमेंट और ए दोनों एक ही लाइन पर है। कहां पर है? एक ही लाइन पर। तो सेम चीज हमें यहां पे दिख रहा है, डायपोल मूवमेंट का एक कंपोनेंट जो P cos थीटा है, वो P cos थीटा पॉइंट A के साथ में R के अलोंग आ रहा है। कहां रहा है? R के अलोंग। इसका मतलब हम एक चीज और ये बोल सकते हैं कि P cos थीटा इज, ये लिख सकते हैं हम पॉइंट A इज along P cos theta and its axial line। हमें लिख सकते हैं कि पॉइंट A है वो P cos थीटा के साथ में होने वाला है, और वो उसकी एक्सियल लाइन पर है, क्योंकि हमको पता है कि एक्सियल लाइन ऐसा ही कुछ हमको नजर में आता है, हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरी चीज देखिएगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और हमने देखा था कि ये जो पॉइंट था वो उसका इक्वेटोरियल पॉइंट था, और ये वाला पार्ट आपको किसका है? डायपोल मूवमेंट का। अब ध्यान से देखिए, ये डायपोल मूवमेंट का एक कंपोनेंट है P sin थीटा, और ये A देखिए ध्यान से, ये A पॉइंट जो है ये इस पर कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। इस डायग्राम और इस डायग्राम को कंपेयर करें तो P sin थीटा पर A पॉइंट कैसा है? परपेंडिकुलर। तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट A इज normal to P sin theta such that it is situated at an equatorial line। तो ये कुछ इस तरह से नजर में आ रहा है। A पॉइंट यहां पर हमको नजर में आ रहा है कि P sin थीटा तो ऐसे जा रहा था, लेकिन A उस पर कैसा है? परपेंडिकुलर। और P cos थीटा ऐसे जा रहा था, और P cos थीटा के ही साथ में उसके लाइन पर कौन आ गया? A। तो इसीलिए P cos थीटा पर A जो है वो एक्सियल लाइन की तरह बिहेव करता है, और A पॉइंट P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल लाइन के जैसा बिहेव करता है। तो हमको यहां दो चीजें समझ में आ गई, हमको यहां दो चीजें मिल गई।
और वो दो चीजें कौन कौन सी थी? तो दो चीजें इस तरह से थी कि एक पॉइंट हमें एक्सियल का मिला और एक पॉइंट हमें इक्वेटोरियल का मिला। तो लिख लेते हैं उसी तरीके से इसको, सच दैट, या लिख सकते हैं फॉर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन लिख सकते हैं हम लोग ई एक्सियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। लेकिन एक चीज जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि यहां पर ये सिंगल p ना होकर उस p का कंपोनेंट है, और उस p का कंपोनेंट कौन सा है? तो वो कंपोनेंट है p cos थीटा, और e इक्वेटोरियल 2 नहीं था, p था, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। लेकिन उस p को ध्यान से देखिए, यहां पर वो p का कंपोनेंट जो नॉर्मल है r के साथ वो कौन सा है? p sin थीटा। तो यहां पर नॉर्मल p ना होकर ये कौन सा होगा? p sin थीटा होगा। अब ये दो चीजें हमको मालूम चल गई कि e एक्सियल और e इक्वेटोरियल जनरल पर ही बन रहे हैं। कहां बन रहे हैं? जनरल पॉइंट पर ही हमें दोनों चीजें मिल जा रही हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाली पॉइंट जो है ये रही आपकी e एक्सियल की, ये कौन सी पॉइंट रही? ई एक्सियल की। P sin थीटा इक्वेटोरियल के पॉइंट को आप समझते हैं थोड़ा सा, जब हमने एक्सियल पढ़ा था तो मालूम चला था हम लोग को कि ई एक्सियल की डायरेक्शन हमेशा डायपोल मोमेंट के अलोंग होती है, इसलिए हमने ई एक्सियल की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अलोंग बना दी। लेकिन जब हमने इक्वेटोरियल पढ़ा था तो इक्वेटोरियल पे हमें मालूम था कि जो ई इक्वेटोरियल होता है वो हमेशा डायपोल के अपोजिट बनता था। आपको शायद याद आ रहा होगा हमारे लेक्चर पे कि हमने वहां पर एक माइनस सिंबल लिया था और आपको बताया था कि माइनस सिंबल इसीलिए हम ले रहे हैं क्योंकि ई इक्वेटोरियल की डायरेक्शन पी के अपोजिट है। अब यहां पर देखिए, ये रही पी की डायरेक्शन, ये कौन सा रही? पी की डायरेक्शन। तो अगर ये पी की डायरेक्शन है तो ई इक्वेटोरियल जो यहां पर पी साइन थीटा बना रहा है उसकी डायरेक्शन ए पॉइंट पर किधर होगी? अपोजिट, कुछ इस तरह से। इसको फिर से समझते हैं एक बार। इक्वेटोरियल में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट के अपोजिट बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल का होता है वो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट बनता था। तो ये डायरेक्शन अगर आपकी डायपोल मूवमेंट की है तो जस्ट उसके अपोजिट कौन सा होगा? ये डायरेक्शन होगा। तो इसलिए हमने इसको क्या ले लिया? ई इक्वेटोरियल। अब अगर इन दोनों को पैरेललोग्राम से हम सॉल्व करें, पैरेललोग्राम से सॉल्व करें तो यहां पर ये जो पॉइंट हमें मिलेगा जो अल्फा एंगल बना रहा है इसको हम लोग बोलेंगे ई जनरल। क्या बोलेंगे? ई जनरल। इसका मतलब अगर हमें ई जनरल निकालना है तो हमें ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल दोनों का कॉम्बिनेशन करके उसका एक रिजल्ट है निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो कितना हो जाएगा? E जनरल इज इक्वल्स टू E एक्सियल रूट ऑफ E एक्सियल होल स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सियल इनटू इक्वेटोरियल कॉस थीटा। क्योंकि हमें ये फॉर्मूला मालूम है मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है किसी भी रिजल्टेंट का, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहां पर cos थीटा की जगह मैं डायरेक्ट 90 रखूं तो cos 90 कितना होता है? 0। और cos 90 अगर 0 होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई जब भी किसी से होता है तो वो पूरी टर्म क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगला स्टेप हमारा ई एक्सियल का हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। तो 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब पूरे का स्क्वायर प्लस p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब
पूरे का स्क्वायर, ये वाला टर्म तो हमारा एलिमिनेट हो गया। डायग्राम नहीं मिटा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए ये सारी चीजें। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई कि जनरल पॉइंट निकालने के लिए हमें जो डायपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट बना था, cos थीटा और sin थीटा, उन दोनों के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था उन दोनों को हमें साथ में लेना होगा, उनका एडिशन लेना होगा, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। क्योंकि अगर ये डायपोल मूवमेंट दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है तो दोनों ही अपना अपना क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। क्योंकि P का कंपोनेंट अगर sin थीटा बना, इसका मतलब वो चार्ज के साथ में होना चाहिए, मतलब वो भी क्या बनाएगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। P cos थीटा बना, वो भी चार्ज के साथ होगा, इसका मतलब वो भी अपना क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हमको मालूम चल गया कि वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कितने हैं, उनका मैग्नीट्यूड कितना कितना है। हमने कुछ अलग नहीं किया है, E एक्सियल में केवल कंपोनेंट्स P का ले लिया है, बाकी एज इट इज वैसे का वैसा ही निकलेगा। अब यहां ध्यान से देखिए, अगला स्टेप हमारा यहां से जो कॉमन है हम उसे निकाल लेते हैं। तो यहां से p स्क्वायर कॉमन आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कॉमन आएगा। तो हम यहां से डायरेक्टली p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब को हम बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर में जो टर्म्स बचे हैं उसे हम यहां चेक कर लेते हैं। तो अंदर टर्म बचा है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, साथ में कौन बचा हुआ है, cos स्क्वायर प्लस, यहां पर p बाहर आ गया, नीचे के सारे टर्म्स बाहर आ गए, केवल कौन बच गया, sin। तो यहां पर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब इसे थोड़ा सा और रोचक बनाने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, और वो चीज ये है कि मैं इसे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं। 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि आंसर वही का वही आने वाला है। लेकिन ऐसा करने से मुझे फायदा क्या मिला, ऐसा करने से मुझे फायदा ये मिला कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्लास 10th आइडेंटिटीज मैथमेटिक्स से हमको मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं E जनरल इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और अंदर में रह जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये जो वैल्यू आई वो आई किसी भी जनरल पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट में, वो वैल्यू आई आपकी जनरल पॉइंट के लिए। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन के बारे में बात जो होने वाली है उसमें, तो डायरेक्शन आखिर में होगा कैसे इसका, जैसे हमने पहले बात की थी, तो E इक्वेटोरियल की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट के अपोजिट थी, E एक्सियल की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट के अलोंग थी। तो हमको एक चीज समझनी होगी यहां पर कि जनरल पॉइंट में आखिर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्रिएट कर रहा है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो ध्यान से देखिए, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, हमने यहां पर जो वैल्यू निकाली है वो क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड। अब अगला जो स्टेप है वो हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन के ऊपर में, डायरेक्शन ऑफ E जनरल। तो यहां पर हमको मालूम है कि यहां पर E एक्सियल अल्फा एंगल बना रहा है R के साथ में, R कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहां कितना है, E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल, क्या है, E एक्सियल। तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया। वैल्यू रख लेते हैं, E इक्वेटोरियल की वैल्यू रख लेते हैं। तो E इक्वेटोरियल की वैल्यू यहां पर कितनी आई थी हमारी, P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन E एक्सियल की वैल्यू कितनी आई थी, 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये और ये कैंसिल हो गया, P और P कैंसिल हो गया। tan अल्फा इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो वैल्यू रह गई 2, यहां से जाएगा ऊपर, ये वैल्यूज ऑलरेडी हमारी कैंसिल हो गई, 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा
तो tan अल्फा कितना हो जाएगा 1/2 tan थीटा, तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई आपकी डायरेक्शन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पर बनने वाला है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। डायरेक्शन क्या होगी उसकी 1 tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। अब एक चीज समझिए कि जो वैल्यू हमने निकाली है जनरल की, अगर उस जनरल पॉइंट की वैल्यू हम याद कर लें, उस जनरल पॉइंट का इक्वेशन हम याद कर लें, तो वही चीज ई एक्सियल और वही चीज ई इक्वेटोरियल में काम में आता है। कैसे आता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझिए, इसे जो समझाने वाला हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं समझाने की, आप समझिएगा। तो यहां पर ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल दोनों ही एक ही इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। वो इक्वेशन कौन सा है, ई जनरल। ध्यान से देखिए किस तरह से समझाने वाला हूं मैं। अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है। इसका मतलब कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरफ से जाएगा वो ऐसे, और नीचे से कुछ इस तरह से हो जाता है। करेक्ट। ये हमारी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इस दोनों पोजीशन को मैं पोजीशंस बना दे रहा हूं यहां पे। ये पोजीशन है ए बी सी डी ई। ध्यान से देखिएगा, पोजीशन नंबर बी और पोजीशन डी को देखिए, दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स लेफ्ट आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं या पॉइंट डी की बात करूं, तो ये एरो भी इस तरफ है और ये एरो भी इस तरफ है। मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है। किधर है, एक ही तरफ है। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा इसे मैं एक्सटेंड करने वाला हूं, ये मैं अगर एक्सटेंड करूं तो ध्यान से देखिएगा, इस डायपोल पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट बी और पॉइंट डी उसके कौन से लाइन पर आ रहे हैं, बिल्कुल सही इक्वेटोरियल पर। पॉइंट बी एंड डी सिचुएटेड एट एन इक्वेटोरियल लाइन। ये पहली पॉइंट हो गई हमारी। ध्यान से देखिए, बी और डी इक्वेटोरियल पॉइंट पर सिचुएटेड है। वहीं पर अगर मैं एक पॉइंट ले लूं यहां पर, सपोज कीजिए कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम यहां पे एफ और यहां ले लेते हैं जी, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से अंदर होती हैं और यहां से इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वो यहां से बाहर निकलती हैं। तो पॉइंट एफ और पॉइंट जी को अगर मैं लूं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर जा रही है, टुवर्ड्स राइट। अगर मैं जी की तरफ भी देखूं तो वो ऐसे ही निकलती हैं, और अगर एफ की तरफ देखूं तो अगर मैं इसे ऐसा ले लूं तो आखिर में ये किधर जा रहा है, एफ से जी ही जा रहा है। कहां जा रहा है, एफ से जी, ऊपर के लिए। अगर मैं नीचे से भी लूं तो भी कहां से कहां जा रहा है, एफ से जी ही जा रहा है। इसका मतलब एफ से जी पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती हैं। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट एफ और जी लूं, पॉइंट एफ एंड जी, तो ये कुछ इस तरह से नजर में आ रही है जैसे वो उसकी एक्सियल लाइन पर है। आप देख रहे होंगे, मैंने बताया था कि अगर मैं दोनों लाइन, जो एक लाइन होता है द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, इफ आई विल एक्सटेंड देम, तो वही क्या होता है, उसका एक्सियल लाइन होता है। तो पॉइंट एफ और पॉइंट जी कहां पर सिचुएटेड है, सिचुएटेड एट इट्स एक्सियल लाइन। तो यहां पर एफ और जी उसके एक्सियल लाइन पर सिचुएटेड है। इसका मतलब हमको एक चीज समझ में आ गया कि चाहे मैं ऊपर लूं चाहे नीचे लूं, डायरेक्शन नहीं बदलने वाली। आप ऊपर देख लीजिए हमेशा लेफ्ट की तरफ, आप नीचे आ जाइए लेफ्ट की तरफ। अब ये इस पॉइंट को देखिए,
ये पॉइंट कुछ मुझे जनरल की तरफ लग रहा है। कैसा लग रहा है? जनरल पॉइंट की तरह। इसका मतलब अगर मैं यहां से एक लाइन को ड्रॉ करूं इस तरह से, तो आप देख रहे होंगे वो सेम जनरल पॉइंट की तरफ दिख रहा है। और अगर मैं इसका एंगल थीटा बनाऊं तो ये रहा ई एक्सियल और ये रहा ई इक्वेटोरियल, दोनों का ही रिजल्टेंट निकाल कर क्या बनता है? ई जनरल। इसका मतलब ई एक्सियल प्लस ई इक्वेटोरियल ये क्या है? ई जनरल है। या ई जनरल को दो भाग में डिवाइड करूं तो वही क्या बनता है? ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई कि ई जनरल ही दोनों ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल से मिलकर के बना हुआ है। बात समझ में आ गई? अब एक चीज आपको और क्लेरिफाई कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में अगर मैं एंगल के टर्म्स में आपको समझाऊं, किसके टर्म्स में? एंगल के टर्म्स में। तो ये एंगल थीटा है, इस एंगल को अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए कहां जाएगा? एक्सियल लाइन पर। कहां जाएगा? एक्सियल लाइन पर। इफ थीटा इज 0, थीटा को मैंने नीचे झुका के कहां ले आया? ई एक्सियल पर। तो ई जनरल का जो फॉर्मूला था वो कौन सा था? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका मतलब यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर थीटा को मैं 0 कर दूं, थीटा को कितना करने वाले हैं? 0, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो cos स्क्वायर 0 कितना होगा? 1 ही होगा। तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब cos स्क्वायर 0 1 हो गया, 3 प्लस 1। P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। 4 का रूट कितना होता है? बेसिकली 2। कितना हो गया? 2। तो आपका ई जनरल का जो इक्वेशन आया एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, क्या आया? एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, वो कितना आया? 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। कितना आया? 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और ये किसका इक्वेशन होता है? ई एक्सियल का। तो मैंने ई जनरल से पहले क्या निकाला? ई एक्सियल निकाला। क्या निकाला? ई एक्सियल। अब दूसरा एंगल लेते हैं, उससे देखिएगा ई इक्वेटोरियल कैसे हम निकालते हैं। अगर मैं इस एंगल को यहां ले लूं पॉइंट बी पर, ए को अगर मैं बी पर ले आऊं तो एंगल कितना आ जाएगा? एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ई जनरल एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वो हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1। cos 90 0 होता है, तो cos स्क्वायर 90 कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 0, पूरा 0 हो गया। तो E जनरल एट थीटा इज इक्वल टू 90 कितना आने वाला है? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब किसका इक्वेशन था? वो इक्वेशन था E इक्वेटोरियल का। इसका मतलब E जनरल से हम दोनों इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। और कैसे डिराइव कर सकते हैं और क्यों डिराइव करना है, आई होप इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, हमेशा कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से, क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लीजिए यहां पे ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू इस तरफ एक्सटेंड कर देगा एक्सियल लाइन को, और ये पूछेगा कि अगर ये पॉइंट ए है तो ई एक्सियल की डायरेक्शन बताइए। डायरेक्शन किसकी? ई एक्सियल की। तो याद रखिएगा ई एक्सियल हमेशा डायपोल मोमेंट के अलोंग ही होगा। तो आप डायरेक्शन कहां बताएंगे? इस तरफ। देख रहे हैं आप इसे, एफ पॉइंट पर कहां जा रहा है? इसी तरफ। जी पॉइंट पर कहां जा रहा है? इसी तरफ। इसका मतलब ई एक्सियल पर कभी भी वो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट नहीं जाएगा। तो हमेशा डायरेक्शन याद रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है किसी भी पॉइंट पर, तो ई एक्सियल हमेशा डायपोल मूवमेंट के अलोंग होता है। और ई इक्वेटोरियल पॉइंट बी और पॉइंट डी हमेशा देखिए कहां जा रहा है? लेफ्ट। और डायपोल कहां जा रहा है? मूवमेंट राइट। तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप उसे नीचे लें चाहे ऊपर ले इक्वेटोरियल लाइन को, हमेशा डायरेक्शन किधर देंगे? लेफ्ट की तरफ। कहां देंगे? हमेशा लेफ्ट की तरफ। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट थी
आपकी टोटल डायपोल मोमेंट की कि डायपोल मोमेंट कितने कितने लोकेशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक्सियल इक्वेटोरियल के लिंक्स अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। जनरल पॉइंट के आज हमने डिस्कशन कर लिए, इंपॉर्टेंट क्यों समझ में आ गया होगा आपको। अगले लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे कि जब भी इसी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल की, हम जानते हैं कि डायपोल खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, लेकिन उस डायपोल को हम एक दूसरे चार्ज के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। We will place that particular dipole in different electric field created by the different source charges। तो हम देखना है कि आखिर में जब वो दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो किस तरह का बिहेवियर वो शो करेगा, क्या क्या चीजें होंगी उसके साथ, इसे हम अगली क्लास में अपलोड करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और कोई भी चीजें अगर डाउट में आती है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको उसके आंसर्स करने के। तो घर पे आराम से रहते हुए पढ़ाई करें आप सभी। थैंक यू।